हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम डाइव करने वाले हैं गॉडजिला एस्केप द डेड जोन इशू 5 की एक ऐसी कहानी में जो धीरे धीरे सस्पेंस से शुरू होती है और आपको एक ऐसे पॉइंट पर ले जाती है जहां सर्वाइवल सिर्फ एक चॉइस नहीं बल्कि एक ब्रूटल रियलिटी बन जाता है। यहाँ ये इशू हमें एक अबेंडेंट जगह से इंट्रोड्यूस कराता है जहाँ सब कुछ डेड और साइलेंट लगता है। वहीं एक टूटे हुए स्काईलाइट से हल्की रोशनी अंदर गिर रही है और पूरी बिल्डिंग एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई है, जैसे यहाँ कभी कुछ था ही नहीं। दोस्तों, फिर अचानक एक हैवी मेटल दूर धीरे धीरे हिलता है और उसकी आवाज पूरे एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब कर देती है, जैसे कोई चीज अंदर से जिंदा हो रही हो। अब जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक पुराना लेकिन हेवीली मॉडिफाइड ट्रक एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ इंजन गरजता है, बिप बिप की आवाज आती है और वो कंटेनर के अंदर से बाहर निकलता है। यहाँ ये कोई नॉर्मल ट्रक नहीं है बल्कि ये एक सर्वाइवल मशीन है जिसकी रस्टी बॉडी पर फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स लगे हुए हैं और उसका डिजाइन क्लियरली पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड के लिए बना हुआ लगता है। दोस्तों, ये मोमेंट एकदम क्लियर कर देता है कि ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं बल्कि हिडन थ्रेट्स और अननोन फोर्सेस की भी है। यहाँ फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ कुछ कैरेक्टर्स एक रेड कंटेनर के मैकेनिज्म के साथ बिजी है। यहाँ शुरू में सब कैजुअल लगता है, लोग बातें कर रहे हैं, थोड़ा ह्यूमर भी है, लेकिन फिर एक लीवर पुल होता है और सब कुछ इंस्टेंटली केओस में बदल जाता है। यहाँ एक्सप्लोजन्स होने लगते हैं, ग्राउंड हिलता है और एक कैरेक्टर अचानक एक केज के अंदर फंस जाता है। अब वो डेस्परेट होकर चिल्लाता है हेल्प के लिए, लेकिन यहाँ सिचुएशन कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है। अब इस सब के बीच एक अजीब कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है जहाँ फ्रैंकी नाम का कैरेक्टर अपने कॉमेडी और राइटिंग के ड्रीम्स की बात करता है, जैसे वो इस मैडनेस के बीच भी अपनी आइडेंटिटी को पकड़ के रखना चाहता हो। वहीं दूसरे लोग उसे इनकरेज भी करते हैं, लेकिन उन्हें समझ आता है कि ये वक्त जोक्स का नहीं है। फिर भी ये मोमेंट स्टोरी को एक ह्यूमन टच देता है। दोस्तों, फिर टेंशन और बढ़ जाती है जब केज में फंसा हुआ कैरेक्टर गिल्ट और फियर से बाहर जाता है। वहीं बाहर खड़ा कैरेक्टर उसे कंसोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज में भी डर क्लियरली सुनाई देता है और तभी एक लाउड इम्पैक्ट साउंड आता है और सब कुछ एकदम साइलेंट हो जाता है। यहाँ ग्लास ईटर और द बिग वन जैसे नाम मेंशन होते हैं जो इंस्टेंटली एक अनसीन थ्रेट को सिग्नल देते हैं। अब यहाँ एक कैरेक्टर अपने फियर्स लिस्ट करता है, डार्कनेस, डेथ, इंजरी और सबसे डेंजरस इंसान का मेलिशियस इंटेंट। सीन के एंड में फैंस के पीछे से ग्लोइंग आइज दिखाई देती है जो हिंट देती है कि कुछ और भी डेंजरस चीज यहाँ मौजूद है। दोस्तों, फिर स्टोरी एक सररियल टर्न लेती है जब ह्यू नाम का एक स्ट्रेंज कैरेक्टर एंट्री करता है जिसके पास थर्ड आई है, कलरफुल बियर्ड है और मैकेनिकल लेग्स है। यहाँ वो कहता है कि वो किडनैपर नहीं बल्कि कीपर है और यहाँ उसकी प्रेजेंस एकदम अनसेटलिंग है क्योंकि वो एक साथ साईफाई और मिस्टिकल दोनों फील देता है। तभी दो और कैरेक्टर्स उसे समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके लिए ये क्लियर नहीं होता कि ह्यू उनका एनिमी है या उनकी हेल्प करेगा। अब यहाँ फिर टोन और डार्क हो जाता है जब एक मल्टी आइड मैकेनिकली इनहेंस्ड कैरेक्टर बच्चों से बात करता है। यहाँ उन्हें स्पिरिटेड और फन कहता है जैसे वो किसी एक्सपेरिमेंट का पार्ट हो। वहीं बैकग्राउंड में मॉन्स्टर्स केजेस में बंद है, कुछ डर के मारे चुप है और कुछ फाइट करने के लिए रेडी लगते हैं। दोस्तों, यहाँ ये सीन क्लियरली दिखाता है कि ये दुनिया सिर्फ फिजिकल सर्वाइवल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन का भी गेम है। तभी एक बच्चा साइलेंट रहता है जबकि दूसरा वेस्टलैंड की मोनोटोनी और डिसअपियर के बारे में रिफ्लेक्ट करता है और एक चिलिंग लाइन के साथ सीन क्लोज होता है कि बोर्डम इंसान को टेरिबल चीजें करने पर मजबूर कर देता है। फिर हम एक डेंस जंगल में शिफ्ट होते हैं जहां एक ग्रुप स्टील्थ मोड में मूव कर रहा है। रेड फॉलाइज के बीच छुपा हुआ ये ग्रुप क्लियरली एक मिशन पर है। उनमें एक स्पाइंड क्रिएचर है, एक कैप पहनी हुई लड़की है और एक पर्पल एनिमल जैसा बींग है। यहाँ वो आपस में डिस्कस करते हैं कि उनके कंपेनियंस को कौन ले गया, लेकिन साथ ही एक लाइट ह्यूमर भी चलता रहता है जो टेंशन को थोड़ा बैलेंस करता है। यहाँ फिर ग्लास ईटर का नाम दोबारा आता है और एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली सीरियस हो जाता है। अब यहाँ ग्रुप समझ जाता है कि उनका मिशन सिंपल रेस्क्यू नहीं बल्कि एक डेंजरस कन्फ्रंटेशन बनने वाला है। दोस्तों, फिर वो लोग एक विलेज में एंटर करते हैं जो सुपरफिशियली परफेक्ट लगता है। रेड रूफ हाउसेस, हैप्पी लोग और बच्चे खेलते हुए, क्योंकि
सब कुछ ज्यादा ही परफेक्ट लगता है। स्मेल अननेचुरल है, लोगों का बिहेवियर भी आर्टिफिशियल लगता है और ये अनकैनी फीलिंग क्रिएट करता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। तभी एक ओवरली चीयरफुल मेयर एंट्री करता है जो उन्हें वेलकम करता है, लेकिन उसके टोन में एक क्रीपी अंडरटोन होता है। यहाँ वो उनके मिसिंग कंपेनियंस के बारे में पूछता है और एक लड़की की एज में अनयूजुअल इंटरेस्ट दिखाता है जो इंस्टेंटली सस्पिशियन को कंफर्म कर देता है। दोस्तों फिर वो उन्हें एक कम्युनिटी फोरम ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करते हैं जो सरफेस पे हेल्पफुल लगता है लेकिन अंदर से एक ट्रैप होता है। और जब वो बताता है कि इवेंट में चिल्ड्रन अलाउड नहीं है, तब सिचुएशन और भी डिस्टर्बिंग हो जाती है। अब यहाँ बच्चों को अलग ले जाया जाता है एक सो कॉल्ड फन रूम में जो एक्चुअली अनसेफ होता है। यहाँ ग्रेफिटी, स्मोक और एक ब्रोकन टीवी के साथ ये क्लियरली एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट लगता है जहाँ ट्रस्ट कम्प्लीटली ब्रेक हो चुका है। फिर फोरम एक कोर्ट रूम जैसा सेटअप ले लेता है जहाँ द वॉन्डरर को प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ उसे मॉन्स्टर्स के साथ एसोसिएट किया जाता है और तभी एक टीवी स्टैटिक के साथ ऑन होता है जो सीन को और भी eerie बना देता है। दोस्तों फिर एक शॉकिंग रिवील होता है कि यहाँ मॉन्स्टर्स को पनिश नहीं किया जाता बल्कि उन्हें एम्प्लॉय किया जाता है और इसी के साथ केओस शुरू हो जाता है। यहाँ हुडेड फिगर पर अटैक होता है लेकिन अचानक एक मैकेनिकल हुक नीचे आता है और उसे पकड़कर ऊपर खींच लेता है जैसे वो एक शो का पार्ट बन गया हो। दोस्तों यहाँ फिर हम देखते हैं एक ग्लेडिएटर स्टाइल एरेना जहाँ क्राउड ब्लड थर्स्टी है और किल किल के चैंट्स कर रहा है। वहीं हुडेड फिगर को बीच में ड्रॉप किया जाता है और अनाउंसर इस सब को हाइप करता है जैसे ये एक एंटरटेनमेंट इवेंट हो। वहीं फिर एक पावरफुल अपोनेंट एंट्री करता है जिसके ग्रीन ग्लोइंग हेयर और क्लॉस उसे और भी डेंजरस बनाते हैं। लेकिन फिर असली शॉक तब आता है जब एक मैसिव क्रिएचर बैरागॉन एंट्री करता है मेटल डोर तोड़ते हुए। यहाँ उसका हॉर्न हेड और टेरिफाइंग रोर पूरे एरेना को हिला देता है। तभी फिर एक और ट्विस्ट आता है जब एक यंग लड़की को एरेना में थ्रो कर दिया जाता है और वो स्ट्रगल करती है, क्राउड चीयर करता है और सिचुएशन एकदम क्रूल बन जाती है। तब यहाँ एक और क्रिएचर शैली अपीयर होता है जो सीन को और अनप्रेडिक्टेबल बना देता है। दोस्तों यहाँ फाइट ब्रूटल हो जाती है, कैरेक्टर्स क्रैश करते हैं, मॉन्स्टर्स अटैक करते हैं और क्राउड इस सब को एंजॉय करता है जैसे ये उनके लिए एक शो हो। यहाँ फिर द वॉन्डरर एक अनएक्सपेक्टेड कमबैक करता है और बैरागॉन को ब्लाइंड कर देता है जो सबको शॉक कर देता है। अब अनाउंसर पैनिक करता है क्योंकि ये प्लान का पार्ट नहीं था। यहाँ फिर एक शैडोई फिगर रिवील करता है कि वॉन्डरर को किसी और ने कैप्चर किया था और ये सब एक सेटअप था जहाँ वायलेंस सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज हो रहा था। अब स्टोरी एक इमोशनल टर्न लेती है जब एक कैरेक्टर अपने जेलर को कन्फ्रंट करता है जो कन्फेस करता है कि वो ओरिजिनली क्रिएचर्स के लिए सैंक्चुअरी बनाना चाहता था लेकिन मेयर ने सब कंट्रोल कर लिया और अब सब कुछ एक ट्विस्टेड स्पेक्टेकल बन चुका है। दोस्तों फिर एक प्लान बनने लगता है जहां वो कहते हैं कि अगर उन्हें रिलीज किया जाए तो वो सबको बचा सकते हैं और तब एक नाम लिया जाता है गॉडजिला और उस नाम के साथ ही एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है जैसे एक होप का स्पार्क जल गया हो। अब लास्ट सीन में एक मैसिव रेप्टिलियन क्रिएचर चेन्स के अंदर दिखाया जाता है। यहाँ उसकी ग्लोइंग रेड आइज उसके डेंजरस नेचर को शो करती है और एक लाइन हिंट देती है कि शायद किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स को यहाँ बुलाया जा सकता है। और इसी सस्पेंस के साथ इशू खत्म होता है और हमें फील होता है कि जो अब तक हुआ वो सिर्फ बिगिनिंग थी, असली स्टॉर्म तो अब आने वाला है और जब गॉडजिला एंटर करेगा तब डेड जोन का पूरा सिस्टम हिलने वाला है। तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी स्टे देसी दोस्तों।